चलिए डीटीपी के अंतर्गत यूनिट फोर्थ के अंतर्गत हमको बात करना है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, यानी बेसिक रूप से फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। और यूनिट 5 के अंतर्गत हम देखेंगे एडवांस रूप से, है ना, एडवांस रूप से जो फोटोशॉप है उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले एक एक करके। तो फोटोशॉप के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ हमको जानना होता है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो जब ग्राफिक की बात की जा रही है तो पहला ही क्वेश्चन देखने मिल रहा है, ग्राफिक फाइल क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो ग्राफिक फाइल का मतलब एक प्रकार से वे फाइल फॉर्मेट जिसमें डिजिटल इमेजेस को सेव किया जाता है, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे वो जीआईएफ हो, चाहे वो पीएनजी हो या टीआईएफ या जो भी। तो फोटोशॉप के अंतर्गत जो ग्राफिक फाइलें होती हैं उनका वर्णन करना है। तो ग्राफिक फाइलों के अंतर्गत, ग्राफिक फाइल तो समझ गए कि डिजिटल इमेजेस को स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट होते हैं वो ग्राफिक फाइल कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाती है, ईपीएस है, पीडीएफ, पीएनजी, टीआईएफएफ है, पीएचडी है, पीएचडी फोटोशॉप का बेसिक फॉर्मेट है, जेपीजी है, एडोब इलस्ट्रेटर है, जीआईएफ है, ये सारे फॉर्मेट आपको देखने मिलेंगे कहाँ पे, फोटोशॉप के अंतर्गत हम सेव कर सकते हैं। तो जेपीजी, जेपीजी की अगर बात करें तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोला जाता है। जब आप कैमरे से कोई पिक्चर को कैप्चर करते हो तो उससे जो डायरेक्ट एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है वो कहलाता है जेपीजी। और लूजी कंप्रेशन यानी कुछ हद तक डेटा को कम कर देता है, यानी कि कम साइज़ का बना देता है। और इसके अलावा रंगों की, यानी कि जो कलर्स होते हैं उसकी हाई रेंज यहाँ देखने को मिल जाती है। और किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ये आरजीबी को, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है 0 से लेकर 255 तक देखने को मिल जाती है। पर अगर प्रिंट की बात करें तो प्रिंट की बात करें हम तो प्रिंट में आपको CMYK के फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। CMYK वाले फॉर्मेट भी देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन या तो जेपीजी होता है या जेपीईजी होता है। ये फोटोज़, वेब इमेजेस, डिजिटल फोटोग्राफी इसके लिए उपयुक्त होती है। जब फाइल साइज छोटा हो, क्वालिटी थोड़ी कम चलती हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाता है जीआईएफ, एनिमेटेड इमेज, यानी लूज लेस कंप्रेशन, कम रंगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 256 रंग यहाँ पे मैक्सिमम है। एनिमेशन को सपोर्ट करता है। और वेब ग्राफिक्स, छोटे जो एनिमेशन है आइकॉन, उसके लिए यहाँ देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है एक प्रकार की जीआईएफ इमेज है, मतलब एक इमेज है जो हिलती डुलती रहती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये कम रंगों को सपोर्ट करती है, परंतु ये एनिमेशन के लिए ज़्यादातर उपयोग की जाती है। और जेपीजी की बात करें तो जेपीईजी जो इमेज है, जेपीजी में नॉर्मली जो है एक प्रकार से फिक्स्ड इमेज होती है। तो फिक्स्ड इमेज मतलब जिसमें कैमरे से हमने कैप्चर करे हैं और इसमें कलर ज़्यादा होते हैं परंतु क्वालिटी थोड़ी कम होती है। इसके अलावा पीडीएफ और ये बाकी चीज़ तो आपको पता होगी। जैसे पीएनजी की बात करें तो पीएनजी में आपको दिखाता हूँ, जैसे पीएनजी, पीएनजी कंप्यूटर, ठीक है। अगर कंप्यूटर की पीएनजी फाइल हमको निकालना है तो नॉर्मली हम जैसे ये कंप्यूटर निकालते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम पीएनजी देखेंगे तो पीएनजी के पीछे जो है बैकग्राउंड नहीं रहता, जैसे इसी में देखोगे। तो जब हम आइकॉन वगैरह ऐड करते हैं तो देखिए आसपास जो है ग्रिड फॉर्मेट दिखता है और सिर्फ कंप्यूटर दिखेगा। तो इस प्रकार की फाइल को हम बोल देते हैं पीएनजी फाइल। तो पीएनजी आप समझ गए, यहाँ पे लूज लेस कंप्रेशन होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका जो है आप नाम देख सकते हैं फुल फॉर्म। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, सिर्फ पिक्चर दिखती है, बैकग्राउंड नहीं दिखता। 16 मिलियन कलर्स को ही सपोर्ट करता है। वेब में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी इंटरनेट में सबसे ज़्यादा इधर से उधर भेजी जाने वाली फाइल पीएनजी कहलाती है। लोगो, आइकॉन, ग्राफिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टीआईएफ की बात करें तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी लूजलेस या लूजी कंप्रेशन देखने को मिल जाता है। हाई क्वालिटी इमेजेस, जैसे प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्कैनिंग के लिए, फोटोग्राफी, प्रोफेशनल, इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। बिटमैप फाइल कम क्वालिटी की होती है, तो ये अनकम्प्रेस्ड फाइल हो जाती है। साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है परंतु थोड़ी कम क्वालिटी की रहती है। जैसे विंडोज़ में हम जो है पेंट ब्रश में कोई फाइल बना रहा है तो बिटमैप फाइल कहलाती है। बेसिक ग्राफिक्स और विंडोज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। .bmp एक्सटेंशन। पीएचडी फाइल फोटोशॉप डॉक्यूमेंट की फाइल हो जाती है। लेयर, मास्क, टेक्स्ट, एडिटेबल सारे मूवमेंट इसमें होते हैं और लूज लेस हाई क्वालिटी की हो जाती है। फोटोशॉप में एडिटिंग के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका एक्सटेंशन हो जाता है। सीडीआर फाइल अगर बात करें तो कोरल ड्रा की फाइल हो जाती है। ये भी वेक्टर डिज़ाइन, लोगो, इलस्ट्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये भी एक प्रकार से वेक्टर ग्राफिक्स फाइल है, जिसके अंतर्गत देखें तो वेक्टर फॉर्मेट स्केलेबल, बिना क्वालिटी खोए, छोटा किया जा सकता है और एक्सएमएल आधारित होते हैं। और वेब ग्राफिक्स या आइकॉन, लोगो, एनिमेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जैसे इन सब के ओवरव्यू। तो इस टेबल को भी आप दर्शा देना, थोड़ा अच्छा फील आएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, और ये ऑलरेडी हमने पहले देख लिए हैं मल्टीमीडिया के अंतर्गत। फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा या फिर फंडामेंटल्स में भी मैंने बता दिया हूँ। तो यहाँ देखिए वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स क्या है।
तो वेक्टर ग्राफिक्स वह होती है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन एल्गोरिदम का उपयोग करके एप्लीकेशन के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जैसे कि कोरल ड्रा का उपयोग करके आप अगर कोई फाइल बना रहे हैं तो वो कहलाएगी वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर के अंतर्गत ईपीएस है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट है, सीजीएम है। इसके अलावा आप देखोगे तो पीडीएफ है, एसवीजी है, सीडीआर, ये सब वेक्टर ग्राफिक्स है जिनको बड़ा छोटा करने पे कलर या क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होता। पर बात करते हैं रास्टर ग्राफिक्स की। तो रास्टर ग्राफिक्स के अंतर्गत देखोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, तो फाइल के जो क्वालिटी है उसमें भी बदलाव देखने को मिल जाता है। तो ये कहलाती है आपकी जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ या जो भी चीज़ें। तो इसको कैमरा से जब हम कैप्चर करते हैं तो वो रास्टर ग्राफिक्स कहलाती है। और डॉट 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 यानी पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ऑब्जेक्ट या लाइन से मिलकर बनी होती है, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाई जाती है। तो दोनों के बारे में आप देख लेना, वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में और इनकी विशेषताएं आप देख सकते हैं, और साथ में रास्टर ग्राफिक्स, साथ में इसकी विशेषताएं और दोनों के बीच में कंपैरिजन, ठीक है, एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखोगे तो कलर मॉडल देखने को मिलेगा। कलर मॉडल ऑलरेडी शुरुआत में मैंने बताया था। कलर मॉडल का मतलब हो जाता है इमेज में किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, उसको डिफाइन करने का काम, उसको मैनेज करने का काम जो करते हैं वो कहलाते हैं कलर मॉडल। तो कलर मॉडल के अंतर्गत हमने आरजीबी और सीएमवाई के ऑलरेडी देख ली हैं। अभी हम एचएसवी की बात कर लेते हैं। एचएसवी में आपको देखने को मिलेगा ह्यू, 3 कलर। ह्यू है, ह्यू मतलब कलर का टोन कैसा रहेगा, लाल रहेगा, नीला रहेगा या फिर पीला रहेगा, जो भी चीज़ 0 से 360 तक देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से जो है ये जो गोले में जो दिख रहा है, ये गोला जो है एक प्रकार से क्या कहलाता है? ह्यू कहलाता है। उसके बाद इसकी जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन मतलब कलर की तीव्रता, कलर फीका रहेगा या फिर डार्क रहेगा, उसके लिए यहाँ पे दिखाता है तीव्रता या शुद्धता, यानी कि कितना गहरा या फीका रंग होगा। और उसकी चमक दिखाने का काम करता है ब्राइटनेस। ये देखिए ब्राइटनेस सीधा दिखाता है। देखिए मान लो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, वाइट तरफ जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कलर मॉडल उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आरजीबी तो हमने देख लिया, एडिटिव कलर है, जिसके अंतर्गत 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो CMY के कलर देखने को मिल जाएंगे। ये डायग्राम बना देना, हालांकि कलर नहीं कर सकते एग्जाम में, पर फिर भी अगर बना सको तो बना देना। CMY के इनमें 4 कलर होते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव कलर है और प्रिंट के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और RGB का स्क्रीन पर दिखाने के लिए। नेक्स्ट कलर देखोगे बिटमैप। तो बिटमैप कोई ऐसा नहीं है, काला और सफ़ेद को फॉलो करता है। ग्रे स्केल में ग्रे सेट्स होते हैं। ड्यू टोन में आप देखोगे तो ये एक विशेष ग्रे स्केल इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन वाला कलर मॉडल है। तो सबको यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं इमेज मैनिपुलेशन की। तो इमेज क्या है? इमेज का मतलब हो जाता है सिंपल, एक जो फोटोशॉप में जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो फाइल यूज़ की जाती है उसे हम इमेज बोलते हैं। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और हम लिखेंगे एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप का हमारा लेटेस्ट वर्जन देखिए 2023। इसमें मैं आपको क्लियर करूँगा प्रैक्टिकल सारी चीज़ें। जो 7 है, एडोब फोटोशॉप 7 का भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो उसमें, और एडवांस वाला भी। तो जो भी आपको उपयोग करना वो कर सकते हैं। अब देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ब्लैक करके रखा हूँ। आप चाहे तो ब्लैक को बदल सकते हैं। जैसे एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंस में जाऊँगा और जनरल में जाऊँगा तो यहाँ पे ब्लैक की जगह मैं इसको बदल सकता हूँ। जैसे इंटरफेस में गए तो यहाँ पे ग्रे से ऐड कर सकता हूँ। ओके करें तो देखिए थोड़ा मतलब दिख रहा है कि भाई फोटोशॉप यूज़ कर रहा है। काले काले में आपको भी थोड़ा सा लगता होगा कि भाई डायलॉग बॉक्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फोटोशॉप स्टार्ट करना समझ गए। हम फाइल में जाते हैं और यहाँ देखिए न्यू। तो न्यू में गए तो हमारे पास में न्यू का डायलॉग बॉक्स आया है। डायलॉग बॉक्स में आप समझोगे तो यहाँ पे किस प्रकार आपको इमेज बनाना है वो आपको लिखने को आना चाहिए। न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप पेज का साइज़ सेलेक्ट करोगे। ये देखिए हमने पेज का साइज़ इस प्रकार से कोई भी एक साइज़ ले लिए। यहाँ ये हम ले लेते 4:6 और 4:6 लिए हो तो उसका पूरा मैनिपुलेशन आ गया। क्या फाइल का नाम रखना है, हाइट और विड्थ क्या रहेगी, किस फॉर्मेट में रहेगी, यूनिट्स के यानी पिक्सल में रहेगी, इंच में रहेगी या सेंटीमीटर में, ओरिएंटेशन क्या रहेगा, पोर्ट्रेट है अभी, विड्थ कम और हाइट ज़्यादा, लैंडस्केप आप कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या रहेगा, रेजोल्यूशन का मतलब इस पिक्चर की क्वालिटी, कितने पिक्सल रहेंगे प्रत्येक इंच में। कलर मॉडल क्या लेना है, RGB लेना है, CMY की, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और बिट, ये डेप्थ आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली डेप्थ हमारी 8 बिट ही होती है। उसके अलावा बैकग्राउंड क्या लेना है, बैकग्राउंड आप वाइट ही लेने हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट वगैरह जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। साथ में बाकी चीज़ और दी है और सीधे आप क्रिएट करोगे। जैसे आप क्रिएट करोगे आपकी इमेज बनकर तैयार है। अब इस इमेज में आप क्या कर सकते हो भाई, जब बात की जा रही है मैनेजमेंट की तो इसका रेजोल्यूशन फिर से आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इमेज मेनू में जाएंगे और इमेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे आप जो है इमेज का रेजोल्यूशन फिर से बदल कर क्या कर सकते हो, ओके।
तो जो भी डायलॉग बॉक्स आ रहा है वो आपको बनाना नहीं भूलना है, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसको चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल में जाकर देखिए, न्यू, ओपन, सेव, ये सारी चीज़ तो आपसे बन जाएगी, नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन में करते हैं। ऐसे आप इसको जो है अलग फॉर्मेट में भेजना है तो पीएनजी में भेज सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है। तो देखिए सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जिसमें सेव एज में आप अगर नीचे जाओगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, पर इसमें सिर्फ पीएनजी क्यों आ रहा है? पीएनजी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ उसको टारगेट बताया है पीएनजी। पर अगर आप एक्सपोर्ट एज करोगे तो आप देखिए यहाँ पे पीएनजी के बदले में जेपीजी, जीआईएफ भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको इंपोर्ट का भी मिलेगा, मतलब अदर कोई डिवाइसेस से या नोट से, वीडियो से, या फिर कोई स्कैनर से या कैमरा से आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे आप प्रिंट में जाओगे तो इस इमेज को प्रिंट करने के ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा प्रिंटर चाहिए आपको, कितनी कॉपीज़ चाहिए, प्रिंट की सेटिंग क्या रहेगी, ये आप देख सकते हैं। जैसे पेज मेकर में पढ़े थे, कलर मैनेजमेंट, आपकी जो फाइल है वो प्रिंट यानी A4 में फिक्स आना चाहिए तो आप सेट स्केल कर दो, और यहाँ पे नहीं आना चाहिए तो इसको यहाँ पे स्केल टू फिट को अनसेलेक्ट कर दो। ऐसे ही सेंटर में करना नहीं करना, सारी चीज़ आप करके क्या करोगे, प्रिंट। तो ये हो जाता है आपका प्रिंट का काम। इसके अलावा एडिट में जाओगे तो एडिट में आपके लिए काम की क्या चीज़ें मिलती है, तो हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेयर की। तो देखिए यहाँ पे एक लेयर पैलेट दिख रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर चल के देखेंगे तो देखिए ये लेयर पैलेट दिख रही है। लेयर पैलेट में अभी लेयर नहीं दिख रही, सिर्फ क्या दिख रही है, बैकग्राउंड लेयर। अब हम जाते हैं, मान लो ये देखिए हमने एक शेप लिया है, ये देखिए एक शेप ले आए और इस शेप में हम जो है कलर कर दिए। कलर नहीं भी करे तो ऑटोमेटिक कलर आ गई, ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार में हम इसी की मैनेजमेंट कर सकते हैं। सीधे गए और जाकर हम जो है इसका कलर कर देते क्या, ब्लू। जैसे ये वाला हम कलर कर देते ब्लैक या फिर ब्लू। ये देखिए ये कलर कर दिए। अब कलर करने के बाद हम फिर से क्या ले लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं। शेप लेने के लिए इसके अंदर जाओ और यहाँ पे हम ले लेते हैं इलिप्स। ये देखिए हम जो है यहाँ पे इलिप्स ले लेते हैं और इलिप्स का भी कलर जो है क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। ठीक है, एक मिनट, चलिए यहाँ पे हम जो है इलिप्स ले लेते हैं, बाहर साइड लो, और इसका कलर जो है हम क्या कर देते हैं, इसका कलर हम अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ जाते हैं और यहाँ इसका कलर कर दो ये वाला, और इन दोनों को साथ में लाकर इस प्रकार सेट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे जब लिए थे तो बैकग्राउंड लेयर थी, यहाँ पे आपकी एक रेक्टेंगल भी आएगी और एक आगे इलिप्स। तो ये क्या है, एक ही इमेज के अंतर्गत हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे जब काम करते हैं तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक लेयर बोला जाता है। लेयर का उपयोग क्यों किया जाएगा भाई, लेयर जो है नॉर्मली अलग अलग सेपरेटली एडिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ से लेयर को मैनेज कैसे करेंगे, इस लेयर को ऊपर कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और यही काम हम कर सकते हैं, लेयर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको अरेंज का ऑप्शन, जैसे पेज मेकर में था अभी पढ़े हमने, ऐसे ही हम लेयर को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लेयर को छोटा बड़ा करना है तो हम ये मूव टूल उठाएंगे और यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार, और छोटा भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक, और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद लेयर जो इक्लिप्स दिया है, तो ये देखिए इलिप्स दिया है, इलिप्स में जाओगे राइट क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ रीनेम का ऑप्शन आएगा। नहीं आता है तो आप डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करके नाम बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका नाम बदल सकते हैं और यहाँ डबल क्लिक करोगे इसका नाम बदल सकते हैं। अब लॉक का निशान यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा लॉक होता है, चाहे तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ आई का बटन आ रहा है, इस लेयर को दिखाना छुपाना आपके हाथ में रहता है। ऐसे आप जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन, जैसे यहाँ जाओगे तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब दो तीन पिक्चर और दो तीन लेयर को आपस में कंबाइन करता है, यानी कि उनके कलर को कंबाइन करने का काम करता है कौन, ब्लेंडिंग ऑप्शन। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए हम एक इमेज ओपन करते हैं, एक इमेज ओपन करते हैं, यहाँ पे इमेज होगी बहुत सारी। ये देखिए एक इमेज है। अब इस इमेज में हम जो है एक शेप ड्रॉ करते हैं, शेप कौन सा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ड्रॉ करके हम इसका कलर कर देते हैं रेड। और रेड करने के बाद हम जो है इसमें जाते हैं ब्लेंडिंग मोड में। तो ब्लेंडिंग मोड में जाओगे, देखिए ये जो है हम इस प्रकार इसको अलग इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक। अगर इंस्टाग्राम वाला फॉर्मेट देना है, आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ जाओगे और इसका कलर दे दो पिंक कलर, क्या दे दो, पिंक कलर। तो यहाँ पे पिंक कलर कहाँ है, आप देखिए ऊपर चले और यहाँ से इसका कलर दे देते हैं हम पिंक कलर, ठीक है, और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ब्लेंडिंग मोड का उपयोग करेंगे, ध्यान से देखना।
ठीक है, इंस्टाग्राम वाली फीलिंग आएगी, मतलब उसका बैकग्राउंड में जो है देखिए इस प्रकार से, ठीक है, जो टोन है वो बदल चुकी है, देख रहा है। तो ये कहलाता है आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन। और ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग करोगे, जैसे मान लीजिए आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन उपयोग करे, तो यहाँ पे इसका जो है स्क्रीन कर लेते या सॉफ्ट कर लेते। और सॉफ्ट में जाकर देखिए ओपेसिटी कम ज़्यादा करोगे तो देखिए ये जो है शेप कितना डार्क दिखाना है नहीं दिखाना वो आप कर सकते हैं फिल और ओपेसिटी के माध्यम से। तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, तो आपसे पूछा जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, यहाँ कर्सर रखे। कर्सर बहुत बड़ा आ गया है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, और छोटा करके हम जो है यहाँ इसको ले जाकर रख सकते हैं, देखिए। और इस पर जाकर हम लिख देंगे SSW एजुकेशन, ठीक है। और इनको नीचे ऊपर मेंटेन करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, मूव टूल से उठाकर इसको रख सकते हैं, और ये जो पॉइंटर इसको उठाकर मतलब जो कॉर्नर है उससे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार डिटेल फोटोशॉप में आप पढ़ लेना, यहाँ सिर्फ मेरा उद्देश्य क्वेश्चन को हल कराना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है अभी टूल बॉक्स देखें। ये मूव टूल है, ये हो गया क्रॉप टूल मतलब मार्क्यू टूल। जितना भाग आपको चाहिए उतना भाग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करे और बैकग्राउंड सेलेक्ट करके क्या कर दिए, यहाँ देखिए कर्सर रखे और कर्सर मतलब जो सेलेक्ट करे और यहाँ आप कलर कर सकते हैं इतने ही भाग में। तो फिल कलर में जाएंगे, देखिए ग्रेडियंट या फिर पेंट बकेट में, और आप इसमें कलर कर सकते हैं। तो देखिए ये कलर हो गया, कहाँ पे, ये कलर ऑप्शन से। तो इस प्रकार आप इसमें कलर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे रेजोल्यूशन क्या है, पिक्चर की क्वालिटी को रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिसको DPI में मापा जाता है, पिक्सल पर इंच में भी मापा जाता है। तो कैसे चेंज करेंगे, इमेज साइज़ में जाकर ये देखिए इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। इंपोर्ट करने के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नई फाइल कैसे बनाना वो भी हमने देख लिए, इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स बनाना है। फिर फाइल ब्राउज़र ही पुराने वर्जन में मिल जाता था, जिसके बारे में आप लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाती है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में भी आपको फोटोशॉप ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेयर क्या है, टूल समझाइए, मीनू समझाइए, ऑप्शन बार समझाइए, पैलेट समझाइए, टूल बॉक्स का समझाइए। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न टूल्स बोले तो ऑप्शन बार क्या है, जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं टूल बॉक्स से, तो उससे रिलेटेड जो विभिन्न ऑप्शन है वो कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, ऑप्शन बार में। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ देखिए कलर के ऑप्शन, शेप बनाना है, फिल करना है, बॉर्डर कितनी लेना है, इसके अलावा बाकी चीज़ें। अब ये हर एक के लिए सेम नहीं रहता। मान लो आपने मूव टूल सेलेक्ट करे तो मूव के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आपने कलर टूल सेलेक्ट करे, कलर के ऑप्शन आएंगे। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करे, टेक्स्ट के ऑप्शन आएंगे। तो सारी चीज़ें ऑप्शन बदलते रहते हैं। तो विंडो में जाके अगर आप ऑप्शन पर क्लिक करते हो, जैसे ऑप्शन पे, तो वो हट जाएगा, और फिर से क्लिक करते हैं तो वो आ जाएगा। ऐसे ही टूल बॉक्स में विभिन्न कंट्रोल्स होते हैं, 5 6 7 या 8 कंट्रोल आपसे बनना चाहिए। एग्जाम में लिखते हुए ये पूछ लिया जाता है, पूरी विंडो बना दो और 6 7 कंट्रोल के बारे में डिस्क्राइब कर दो। जैसे मूव टूल लेयर को मूव करता है, मार्क्यू टूल मार्क करने का काम करता है, ये कस्टमाइज सिलेक्शन के लिए काम करता है, क्रॉप करने के लिए काम करता है क्रॉप टूल। ये देखिए इस प्रकार से आई ड्रॉपर एक कलर को उठाकर दूसरी जगह फिल करता है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो ब्रश टूल उपयोग किया जाता है ब्रश करने के लिए, मतलब इस प्रकार से पेंटिंग वगैरह करना है, ये देखिए तो इसके लिए ब्रश टूल उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री ब्रश दिखेगा पुरानी चीज़ों को देखने, फिल कलर करने के लिए फिल टूल, पेंट बकेट टूल जिसे हम बोल देते हैं कि भाई सिंगल कलर करना, मल्टीपल कलर या जो भी। डस्ट टूल का मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना। टेक्स्ट टूल टेक्स्ट लिखने के लिए काम करता है। ऐसे ही ये इरेजर टूल हो जाता है, मतलब एक प्रकार से मैजिक टूल इसे बोला जाता है। यहाँ पे आपको फ्रेम टूल मिलेगा, फ्रेम में सेट करना कोई चीज़, उसके लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग, इमेज करेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोन स्टैम्प ये भी इमेज के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ चीज़ इरेज करना, इरेजर टूल काम करता है। इसके अलावा ब्लर टूल का काम कुछ एरिया को ब्लर करना या शार्पन करना, उसके लिए उपयोग किया जाता है। पेन टूल कस्टमाइज शेप बनाना, उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये पाथ टूल है, कोई हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता। हैंड टूल पेज को इधर उधर मूव करना, और कलर बकेट, तो ये कुछ हो जाते हैं। इसके अलावा पैलेट्स की बात करें, कैरेक्टर पैलेट, प्रॉपर्टी पैलेट, लेयर पैलेट, ये सब पैलेट आपकी कहाँ दिखती है, कलर वगैरह विंडो में। विंडो में जो भी कलर शो हो रहा है वो उसके सामने टिक मार्क है, जो भी पैलेट शो हो रही, और जो नहीं हो रही उसके सामने आपका अनटिक होगा। जैसे लेयर शो हो रही तो F7 देखिए टिक मार्क लगा है, से शो हो रही है। अब लेयर मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली भाई। न्यू लेयर कैसे बनाओगे, फाइल मतलब लेयर में जाओगे, न्यू में जाओगे और न्यू लेयर बना लोगे। लेयर को डुप्लीकेट कैसे करना है, तो इसी में दिख रहा होगा देखिए। लेयर को ग्रुप करना, लेयर को मतलब जो है आप बैकग्राउंड लेयर को लेयर बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं लेयर को, या लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन यहीं पे मिल जाएंगे। रीनेम करना चाहते हैं लेयर को, लेयर में स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रोक वगैरह देना है, ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या सेलेक्ट करे हैं, ये वाला है ना, तो हम यहाँ चलते हैं और ड्रॉप शैडो दे देते हैं। ड्रॉप शैडो में चलें तो यहाँ देखिए
कहाँ दिख रहा है ड्रॉप शैडो, ये दिख रहा है। ड्रॉप शैडो में चलें तो देखिए यहाँ से हम जो है इसका थोड़ा सा कम कर देते और इसमें जो है हम वाइट कलर कर देते, या फिर हम जो है इसमें येलो कर देते, थोड़ा ग्लॉसी लगेगा। ये देखिए लग रहा है ग्लॉसी, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ है, डायलॉग बॉक्स बनाकर आप समझा सकते हैं कि भाई आउटर ग्लो कैसे रखना है। ये देखिए आउटर ग्लो इसमें दे सकते हैं, और ग्लो आ गया तो ग्लो में ओपेसिटी कितनी रखना है वो आप देख सकते हैं। देखिए और चमक आ गई, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ग्रेडियंट कर सकते हैं, वो कलर ओवरली है, इनर ग्लो है। उसके बाद आप देखोगे टेक्स्ट है, बीबल है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रोक वगैरह इसमें काम कर सकते हैं। स्ट्रोक देना है नहीं देना, सारे काम आप इसमें से कर सकते हैं लेयर स्टाइल में से। ठीक है, तो हमने हटा दी इसको। तो यहाँ देखिए आपके मीनू बार मतलब जी जितने भी मीनू दिख रहे हैं इनको आपको एक एक करके नाम डाल देना और समझा देना है। दूसरा क्या दिख रहा है, ऑप्शन बार हमने देख लिए। उसके बाद हमने देखे पैलेट्स, ये भी देख लिए। टूल बॉक्स भी देख लिए। तो सभी को आप विंडो बनाकर ये लेयर को आप इस प्रकार समझा सकते हैं। ऑप्शन बार को, टूल बॉक्स आप पूरा विंडो टूल बॉक्स की बनाकर समझा सकते हो। साथ ही पैलेट्स को एक दो पैलेट बनाओगे और समझा दोगे तो काम हो जाएगा। लेयर मैनेजमेंट की बात करें तो लेयर को क्रिएट कैसे करते हैं भाई। लेयर को क्रिएट करने का अलग से कोई तरीका नहीं है। नॉर्मली अगर हम कोई शेप लेते हैं यहाँ पे, तो शेप ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक नई लेयर बन जाती है, बन रही है। पर अगर लेयर बनाना है नई, जैसे उदाहरण के लिए नई लेयर बनाना चाहते हैं तो आप सीधे जाओ कहाँ पे, ये देखिए लेयर पैलेट में जाओ, प्लस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, न्यू लेयर बन गई। चाहे तो आप इसका नाम बदल सकते हैं और जो भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे वो लेयर में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ब्रश में चलते हैं और ब्रश में चल के हम जो है इसमें क्या बनाते हैं, कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ चलते हैं और ये SSW का स्टैम्प बना देते हैं और इसको हम जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। SSW के स्टैम्प को क्या कर देते हैं, छोटा। ये देखिए हमने ज़्यादा ही छोटा कर दिए क्या, ये देखिए और छोटा और छोटा और छोटा, इस प्रकार। ये देखिए यहाँ हम क्लिक करेंगे, अब कलर कौन सा है, ये देखिए हमारा जो स्टैम्प है SSW की वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टैम्प कैसे बनाते हैं वो तो मैंने बताया डिटेल में, अलग से भी बता दूंगा। तो यहाँ देखिए ये हमने जो बनाए हैं वो कायदे से बैकग्राउंड के साथ मर्ज होना था, पर अभी क्यों नहीं हुआ है, अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने पहले ही लेयर बना लिए थे। लेयर को मूव कर सकते हैं हम मूव टूल के माध्यम से। लेयर में आप करें तो इसकी डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। कॉपी टू CSS, कॉपी टू SVG, इसमें स्टाइलिंग करना है। इसके अलावा इसमें नाम चेंज करना है, ठीक, इसको डिलीट करना है। ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। तो ये लेयर मैनेजमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार, अगर लैपटॉप या PC होगा तो। उसके बाद आपको लिखने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर बात करते हैं फ़िल्टर का। तो चलिए फ़िल्टर का उपयोग करते हैं, कोई इमेज ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए फ़िल्टर का उपयोग कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए फिर से हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये इमेज अभी ओपन नहीं हो रही है, हम इमेज ओपन करते हैं नॉर्मली। चलिए एक चेहरे वाली इमेज हम ओपन करते हैं, बड़ी सी कोई इमेज। चलिए हम जो है यहाँ देखिए ये वाली इमेज ओपन करते हैं भोलेनाथ की। तो यहाँ देखिए इसमें हमको फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर लगाना तो हम चलेंगे फ़िल्टर में, और यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगी फ़िल्टर गैलरी। चाहे तो आप फ़िल्टर में ऑलरेडी बने बनाए फ़िल्टर है वो भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर गैलरी में चलेंगे तो फ़िल्टर गैलरी में आप जो है देख सकते हैं कि भाई जो फ़िल्टर है वो कैसे लगाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग फ़िल्टर की गैलरी दी है। तो ये जो है देखिए, ये देखिए बने बनाए फ़िल्टर दिए। इन फ़िल्टर को कस्टमाइज़ भी करना तो कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी फ़ोटो पर लगाएंगे, यहाँ भोलेनाथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। यहाँ चलते हैं, ये इमेज काफ़ी छोटी है, हम चलते हैं गूगल में, गूगल बाबा, और यहाँ चलते हैं हम जो है एक बैकग्राउंड ले आते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड सी एंड स्काई। ठीक, इस प्रकार से कोई बैकग्राउंड लेकर आते हैं हम। ये देखिए यहाँ से हम चलें और ये बैकग्राउंड जो है काफ़ी ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बड़ा क्वालिटी का लेके आना आपको। ये देखिए यहाँ से ये लिया है हमने, और इस इमेज को हम जो है सीधे कर लेते हैं सेव, और सेव करके हम जो है कहाँ दे देते हैं इसका लोकेशन, डाउनलोड में। और यहाँ टूल्स में जाओगे, जब भी फ़ोटोशॉप में प्रैक्टिस करना तो टूल्स में जाना, साइज़ में जाना, लार्ज साइज़ में ही आपको सर्च करना है कोई भी इमेज को। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पिक्सल है इसके, अब ये ओपन होने में ही पता नहीं कितनी देर लग रही थी, इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ उगते हुए सूरज को देखते हैं, ये भी ज़्यादा बड़ा है। 1000 के आसपास वाली चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक इमेज को, बहुत बड़ा साइज़ है इनका, लाइसेंसेबल है ये। हालांकि यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब पढ़ाई के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, पर कहीं प्रोफेशनल तौर पे इनका यूज़ नहीं कर सकते। जो लाइसेंस वाली रहती है, वाटर मार्क वाली रहती है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा।
चलिए यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं पहली इमेज, और इसको सेव करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे? फोटोशॉप में। फोटोशॉप में चलते हैं और यहाँ कंट्रोल ओ दबाते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, अब हम चलते हैं सीधे फ़िल्टर गैलरी में। फ़िल्टर गैलरी में चलें और फ़िल्टर गैलरी में चलने के बाद हम जो है, ये देखिए अलग अलग प्रकार से यहाँ देखिए इसका इफेक्ट दिख रहा है। अभी तो पहला हो गया आर्टिस्टिक वाले, हम करते हैं ब्रश वाले। ये देखिए ब्रश वाले इफेक्ट। तो ये फ़िल्टर गैलरी का आप डायलॉग बॉक्स बनाकर, ये विंडो बनाकर आप बता सकते हैं। देखिए ये देखिए अलग ही इफेक्ट आ गया। यहाँ पे जाओगे स्केच में तो स्केच बना सकते हैं आप इसकी, जैसे ड्राइंग वगैरह करते हैं ना वैसे। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो जाता है इस प्रकार से, ये ठीक ठाक लग रहा है। तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी हमने देख लिए। फ़िल्टर गैलरी में फ़िल्टर, ब्लेंडिंग फ़िल्टर, स्पेशल इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। फ़िल्टर मेनू में जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। लेयर ब्लेंडिंग अगर पूछा जाए तो आप इसमें आंसर लिख देना ब्लेंडिंग का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मास्किंग का। तो मास्किंग का हम देखते हैं मास्किंग क्या है। तो मास्किंग के लिए हम चलते हैं कहाँ पे? जैसे मान लो हम फॉरेस्ट बैकग्राउंड इस प्रकार से हम ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से हम कोई भी एक ले आते हैं। ये वाला देखिए, इसकी पिक्सल हम ज़्यादा कर लेते हैं। पिक्सल ज़्यादा मतलब साइज़ में जाकर लार्ज कर लेते। और यहाँ देखिए ये लार्ज वाला जो बैकग्राउंड है वो लेकर आ जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको सेव कर लो। यही सेव कर लेते, और एक और हम सेव कर लेते ये वाली। ये देखिए 3000 पिक्सल, इसको भी सेव कर लो। थोड़ी बड़े साइज़ में रहना चाहिए। और लॉयन स्टे इन स्टोन या पहाड़ी, है ना। यहाँ इस प्रकार से लॉयन स्टे करके हम जो है लिख देते। तो यहाँ देखिए ये वाला जो है हम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको करें और यहाँ से इसको हम सेव कर लेते। ये हमने करे सेव, और सेव करने के बाद हम जो है सीधे करते हैं ओपन। सीधे मैं जो है यहाँ पे ओपन करा, और यहाँ पे मैं जो ये पहाड़ी वाला और एक और मैं ओपन कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को मूव करके हमको कहाँ ले जाना है? ये वाली फाइल में। ये देखिए लेकर आ गए। इसको थोड़ा सा आप जो है बड़ा कर लो, ठीक, इस प्रकार, और बड़ा कर लो। और आसपास का एरिया हम काट देंगे। काट क्यों देंगे? मतलब लगना भी तो चाहिए कि हाँ मतलब बैठा है, और लॉइन हमारा है ना। चलिए यहाँ पे जो है इतना ही भाग रहने देते हैं हम। जो हमारी बाकी इमेज है यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ इमेज मेनू में जाके हम कर लेते हैं क्रॉप। अब देखिए हम जो इतना भाग है ये वाला ही हटाना चाहते हैं। ये वाला जो भाग है ये हटाना चाहते हैं, ऊपर वाला भाग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ब्लेंडिंग मोड ओपन कर लो। तो ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और ब्लेंडिंग मोड में जाके हम जो है थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लेते। चलिए इस प्रकार रहने देते। और इसको जो है हम क्या करते हैं, जो आउटसाइड वाले एरिया है, अब ब्लेंडिंग नहीं भी करना है तो नॉर्मल कर दो, अभी हम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका जो है ये घटा देंगे। ये बाहरी वाला जो एरिया है वो उसको हम हटा देंगे। तो हम सीधे जाना कहाँ पे? मास्किंग लेना है, मतलब इस इमेज को सिलेक्ट करना, लेयर ऑप्शन में जाना है, लेयर पैलेट में, और यहाँ पे देखिए आपको मास्किंग दिख रहा है। जैसे हम मास्किंग पे क्लिक करेंगे तो हम जो है ब्रश टूल का उपयोग करना है। जैसे हम ब्रश टूल में जाएंगे तो देखिए ब्रश टूल आपका जो है कौन सा सेलेक्ट करना है? नॉर्मल वाला। ये देखिए यहाँ से ये नॉर्मल वाला ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। और इसमें ब्रश टूल में काम क्या करना है? देखिए एक तरफ होगा ब्लैक और एक तरफ होगा वाइट। जब भी ब्लैक होगा तो इसका मतलब ये जो है हटेगा। अब मास्किंग बनाने का काम क्या होता है? मास्किंग से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमको जो है ये बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं, पर इमेज एडिटिंग में बाद में एडिट नहीं कर सकते। देखिए ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करके आप फिनिशिंग जितना करोगे उतना अच्छा लगेगा। अब देखिए सही में ये जो है यहाँ पे बैठा है और पीछे फॉरेस्ट है, इस प्रकार की फीलिंग यहाँ पे आ जाती है। जैसे हम छोटा करते हैं, छोटा करके और एडिट करोगे देखिए किनारे से, तो आपको जो है फीलिंग वैसे ही आ जाएगी जैसे यहाँ पे ये बैठा हुआ है, जबकि हमने अलग अलग तरीके से इसको काम करे हैं। देखिए ये देखिए थोड़ा और अच्छे से माउस की सहायता से जितना जूम इन करके आप करोगे ये काम, वैसे ही उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए ज़्यादा किनारे से मत कर देना। और यहाँ पे आप इसकी शार्पनेस, ये जो शार्पनेस दिख रही फ्लो, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, थोड़ा और नेचुरल लगेगा। तो मास्किंग की सहायता से हम दो तीन इमेज को आपस में, और इसमें जो है हम टाइगर लिखना चाहते हैं तो टाइगर को भी हम जो है मास्किंग कर सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे टाइगर लिख देते हैं। टाइगर नहीं लिखते, लॉयन लिख देते। लॉयन बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ठीक है।
अब देखिए अगर लॉइन पीछे लिखा है ऐसा फील कराना है तो आपको जो है जहाँ जहाँ लॉइन दिख रहा है वहाँ की चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, लेयर का मतलब मास्किंग का उपयोग करना है। जैसे आप मास्किंग में जाओगे तो मास्किंग में जाके आपको जो है फिर से क्या करना है, ब्रश टूल उपयोग करना है और ये जो बाकी चीज़ है इनको हटाना, मतलब जहाँ जहाँ लॉइन दिख रहा है वहाँ पे चीज़ों को हटाना है। तो यहाँ स्ट्रोक वाला मतलब जो सॉलिड वाला जो ब्रश है उसको उपयोग करो ताकि आपको जो है ये देखिए अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए मतलब मैंने तरीका बताया हूँ। अगर कोई चीज़ ज़्यादा डिलीट हो जाती तो उसके लिए आप जो है यहाँ से वाइट कलर ले सकते हो। अभी क्या है, ब्लैक है। ये देखिए, चलिए मैं एक ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये मान लो हमने यहाँ से हटा दिया, आप फिनिशिंग से हटाना, ठीक है, बड़ा करके थोड़ा सा फिनिशिंग से हटाना। तो लेयर मास्किंग क्या होती है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ से अब हटा दिए, तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे लिखा हुआ है लॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है मास्किंग का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मास्किंग का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ जो दूसरा मास्क लाके यहाँ मास्किंग का उपयोग कर लिए हैं, किसमें, ये मतलब एक फीमेल के चेहरे पे। तो मास्किंग का उपयोग कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए आपका जो फोटोशॉप की बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ कवर कर लिए। अब एडोब InDesign है हमारे पास, अभी इंस्टॉल नहीं है, पर मैं एक ओवरव्यू समझा सकता हूँ। एडोब InDesign एक प्रकार से DTP सॉफ्टवेयर है जिसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनके लेआउट को तैयार किया जाता है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे इसका इंटरफेस इंस्टॉल करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इसका इंटरफेस देखें तो मीनू बार कहलाता है, डॉक्यूमेंट टैब कहलाता है ये, जैसे फोटोशॉप में रहता है। टूल बॉक्स जैसे फोटोशॉप में हम देख सकते हैं, कंट्रोल पैलेट है। डॉक्यूमेंट जहां हम काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देख सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, रूलर है, पैनल डॉग देख सकते हैं जो पैलेट्स होती है, पेस्ट बोर्ड जहां पेस्ट सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। तो ये सब जो है पेज पेज का जो प्री फील्ड इंडिकेटर देख सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सको। तो यहाँ हो जाता हमारा DTP का कंप्लीट ओवरव्यू, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, साथ ही उनका ट्यूटोरियल भी हमने कवर करे हैं और लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको बताया हूँ। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।